हेलो स्टूडेंट्स, टीचर मनीषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि साल 1707 के बाद भारत का नक्शा पूरी तरह बदल गया था। एक विशाल मुगल साम्राज्य जो कभी पूरे भारत पर राज करता था, अचानक ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर कौन सी नई ताकतें खड़ी हुई? आज के वीडियो में हम कक्षा 7 के इतिहास का सबसे दिलचस्प चैप्टर 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर को 4 बेसिक पॉइंट में डिवाइड कर लिया है, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। जो मुगल साम्राज्य था उसका पतन किस प्रकार हुआ। सेकेंड पॉइंट में हम जानेंगे नए राज्यों का उदय। नए राज्यों का उदय किस प्रकार होता है और राजपूतों की वतन जागीरदारी क्या होती है। इसी के साथ मुगलों को चुनौती देने वाली नई ताकतें क्या थी, और इसी के साथ हम मैप भी देखेंगे अंत में। तो सबसे पहला पॉइंट हमें बताता है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। कहानी की शुरुआत होती है साल 1707 से। सन 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल राजा आए वे बेहद कमजोर साबित हुए। तो स्टूडेंट्स, 1707 साल था और उस समय क्या था कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जितने भी मुगल राजा आए वे बेहद कमज़ोर साबित हुए। तो इसका मतलब औरंगजेब एक आखिरी ऐसा मुगल बादशाह था जो कि काफ़ी शक्तिशाली था। उसने काफ़ी अपना साम्राज्य पर नियंत्रण रखा था। उसके बाद जो आए वो थोड़े कमज़ोर थे। मुगल साम्राज्य के ढहने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है दक्कन की लड़ाइयाँ। और दक्कन का मतलब होता है जो हमारा भारत का नक्शा है उसके दक्षिण का हिस्सा। तो औरंगजेब ने अपने शासन का एक बड़ा हिस्सा दक्कन की लड़ाइयों में बिताया, जिससे मुगल सेना और पैसे खत्म हो गए। जो औरंगजेब है उसने अपना काफ़ी ज़्यादा शक्ति दक्कन को जीतने में लगा दी, जिसके कारण उसकी जो मुगल सेना थी और जो उसके पास धन पैसा था, जमा पूंजी थी, वो सारा खत्म हो गया। तो ये भी एक कारण है कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। दूसरा है कमजोर उत्तराधिकारी। मैंने जैसे बताया कि औरंगजेब के बाद के शासक अयोग्य थे और वे अपने सूबेदारों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। सूबेदार का मतलब स्टूडेंट्स होता है किसी क्षेत्र का या प्रांत का अधिकारी जो उस प्रांत पर नियंत्रण रखता है। उसके बाद जो तीसरा कारण है वह है विदेशी आक्रमण। साल 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। उसने दिल्ली को जमकर लूटा और मुगलों का मशहूर मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस भी कहते हैं, और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने भी भारत पर कई हमले किए। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा था कि कोहिनूर भारत से कैसे गया, वो यह जो ईरान का शासक था नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और वह लूट कर कोहिनूर हीरा को ले गया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड आया है मयूर सिंहासन, इसको भी वह लूट कर ले गया था। तो मयूर सिंहासन का यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हैं, मयूर का बैकग्राउंड और यह सिंहासन पूरे रत्नों से जड़ा हुआ। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है नए राज्यों का उदय। अब जब मुगल साम्राज्य का तो पतन हो गया तो उसके बाद नए कौन से राज्य उदय हुए। जैसे ही मुगल केंद्र कमजोर हुआ, बड़े सूबेदारों ने खुद को आज़ाद घोषित करना शुरू कर दिया। जो सूबेदार थे, जैसे मुगल केंद्र राजा शासक वो कमजोर अयोग्य साबित हुए, तो वैसे ही उनके जो वहाँ अधिकारी लोग थे किसी सूबे के, तो उन्होंने खुद को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाना स्टार्ट कर दिया। राजाओं के ऊपर भी अपना नियंत्रण बनाना स्टार्ट कर दिया और वह सूबेदार खुद को आज़ाद घोषित करना शुरू कर दिया और खुद से अपना शासन करने लगे। राजा को वो प्रायोरिटी नहीं देते थे, अपने क्षेत्र में खुद ही शासन करने लगे। 18वीं शताब्दी के राज्यों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। 18वीं शताब्दी के राज्य जहाँ पर सूबेदारों ने अपने आप को काफ़ी ताकतवर बनाया, तो वो 3 मुख्य राज्य थे जिनमें जो उभरे
मुगल साम्राज्य के नियंत्रण से हटकर वह उभरे। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है अवध। अवध के समृद्ध क्षेत्र पर बुरहान उल मुल्क सआदत खान ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। अवध एक बहुत ही उपजाऊ इलाका था और व्यापार के रास्ते में आता था। सआदत खान ने यहाँ टैक्स वसूलने की नई व्यवस्था इजारेदारी शुरू की। तो स्टूडेंट्स, जो सआदत खान था वह एक सूबेदार था जिसने अवध के क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। अवध जो क्षेत्र है वह बहुत ही उपजाऊ इलाका था और यहाँ से नदी भी बहती थी, तो इसीलिए व्यापार भी आसानी से होता था। और सआदत खान ने यहाँ टैक्स वसूलने की एक नई व्यवस्था भी शुरू की थी जिसको इजारेदारी कहते हैं, क्योंकि वह क्षेत्र काफ़ी संपन्न था। तो सूबेदार को पता था, सआदत खान को पता था कि वहाँ से उसे अच्छा खासा धन प्राप्त हो सकता है, तो इसीलिए उसने टैक्स वसूलने की नई व्यवस्था भी शुरू की थी। इसी के साथ दूसरा जो क्षेत्र था वह बंगाल था। बंगाल को मुगल नियंत्रण से अलग करने वाला व्यक्ति मुर्शीद कुली खान था। उसने बंगाल के राजस्व यानी कि टैक्स प्रशासन पर पूरा कब्जा कर लिया और मुगलों को भेजे जाने वाले टैक्स को धीरे धीरे बंद कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो दूसरा क्षेत्र था वह बंगाल का था। बंगाल पर मुर्शीद कुली खान का नेतृत्व आ गया और उसने मुगलों को जो कर देना था वह भी बंद कर दिया। वह मुगलों को कर भी नहीं देता था और उसने पूरा टैक्स प्रशासन पर खुद का, जो बंगाल का टैक्स प्रशासन है उस पर उसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इन तीनों राज्यों की एक खास बात थी, यह हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम तीसरा जो क्षेत्र है उसको भी देख लेते हैं, हैदराबाद। हैदराबाद राज्य की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में की थी। वह मुगल दरबार का एक शक्तिशाली दरबारी था। उसने मुगल बादशाह की कमजोरी का फायदा उठाया और दक्षिण भारत का असल शासक बन बैठा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार औरंगजेब के बाद जो शासक थे वे अयोग्य थे, जिनका फायदा सूबेदारों ने काफ़ी बहुत अच्छे से उठाया और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो इन तीनों राज्यों की एक खास बात थी, यहाँ के राजाओं के संबंध अमीर साहूकारों और महाजनों के साथ बहुत मजबूत थे। तो यहाँ के जो राजा थे, ये जो तीनों ही क्षेत्र है, यहाँ के जो राजा थे, जो जैसे मैंने नाम लिया, बुरहान उल मुल्क सआदत खान, मुर्शीद कुली खान और आसफ जाह, तो ये जो राजा थे इनके संबंध अमीर साहूकारों और महाजनों के साथ बहुत मजबूत थे। स्टूडेंट, साहूकार और महाजन का मतलब होता है बड़े बड़े व्यापारी। उसके बाद अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, जो है राजपूतों की वतन जागीरदारी। जागीर का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको पिछले अध्याय में भी बताया था। स्टूडेंट्स, किसी क्षेत्र में जब किसी एक अधिकारी का नियंत्रण होता है और उसको वेतन के बदले में वह वेतन नहीं मिलता, वह भूमि दी जाती है और उस भूमि से वह राजस्व वसूलता है, अपना उस भूमि पर वह अपना जीवन बिताता है, वह उसके अधिकार में आ जाता है। धीरे धीरे जागीरदारों ने उस जागीर वाली भूमि को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया था, लेकिन असली नियंत्रण तो राजा के हाथ में था, वह केवल वेतन के बदले में उसे दी गई थी। अब देखते हैं राजपूतों की वतन जागीरदारी क्या थी। कई राजपूत राजाओं ने मुगलों के तहत अपनी वतन जागीर पर स्वायत्ता आज़ादी हासिल कर रखी थी। जैसे कि मैंने बताया कि जो मुगल थे उनका वह अयोग्य थे, तो जैसे जैसे सूबेदार राजा अपने क्षेत्र में बंगाल, अवध, हैदराबाद जो क्षेत्र थे यहाँ पर जो विकसित होने लगे, तो उन्होंने जागीरों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। जागीर उन्हें केवल उनके वेतन के बदले में दी गई भूमि थी, लेकिन उन्होंने उस क्षेत्र में खुद का नियंत्रण स्थापित कर लिया। 18वीं सदी में इन्होंने अपनी सीमाओं को बढ़ाना शुरू किया। इसमें सबसे प्रमुख नाम था आमेर के राजा सवाई जयसिंह का, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की और खगोल विज्ञान के लिए दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में वेधशालाएं, जंतर मंतर बनवाई। तो स्टूडेंट्स, जो ये राजा विकसित हो रहे थे नए नए, इसमें एक और राजा थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आमेर के राजा सवाई जयसिंह का, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की और खगोल विज्ञान के लिए दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में वेधशालाएं यानी जंतर मंतर बनवाई। अभी जंतर मंतर क्या होता है? जंतर मंतर यानी जैसे तारों, ग्रहों, नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है, मौसम का अध्ययन किया जाता है या समय का निर्धारण किया जाता है, तो उसकी एक वेधशाला बनाई गई।
ये हम जयपुर का जंतर मंतर देख सकते हैं। यह वेधशाला है जहाँ से तारों ग्रहों का अध्ययन भी किया जाता है, नक्षत्रों का अध्ययन और समय समय निर्धारित किया जाता था। और इसी के साथ ही यह क्षेत्र ये सवाई के राजा जयसिंह ने बनाया था यह इमारत। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे, मुगलों को चुनौती देने वाली नई ताकतें। अब मुगलों का तो पतन हो रहा था, पर उनको किस किस ने चुनौती दी। तीसरी श्रेणी उन राज्यों की थी जिन्होंने मुगलों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़कर अपनी आज़ादी छीनी थी। सबसे पहला आता है सिखों को एक राजनीतिक समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। जो खालसा पंथ की स्थापना उन्होंने की थी। खालसा पंथ का मतलब होता है जो सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं, यानी सिख धर्म के अनुयायी, उनका एक समुदाय खालसा पंथ कहलाता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, जिससे सिख आपस में एकजुट हो सके। उनके बाद बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। उसके बाद बंदा बहादुर आए। सबसे पहले गुरु गोविंद जी ने मुगलों के खिलाफ करने के लिए एक खालसा पंथ बनाया। उसके बाद बंदा बहादुर आए जिन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया। 18वीं सदी के अंत में महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख मिसलों यानी समूहों को एकजुट किया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की। तो स्टूडेंट्स, अंत में कौन आए? महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने सिखों के समूहों को एकजुट किया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, जिससे शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की गई। तो सिख समुदाय एक ऐसा समुदाय था जो मुगलों को चुनौती देने वाला था। तो यह भी एक नई ताकत के रूप में उभरा था। उसके बाद और कौन सी ताकत थी? वो थी मराठा। मराठा साम्राज्य की नींव वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की वास्तविक शक्ति पेशवाओं यानी प्रधानमंत्री के हाथों में आ गई। तो स्टूडेंट, मराठा साम्राज्य की जो नींव थी वो वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा, तो उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने ना मराठा साम्राज्य की वास्तविक शक्ति पेशवाओं के हाथों में आ गई। जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई तो उसके बाद पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, तो उन्होंने अपने हाथों में शक्ति ले ली। मराठों ने टैक्स वसूलने के 2 नए तरीके अपनाए। सबसे पहला है चौथ। टैक्स वसूलने की एक व्यवस्था है जिसमें कुल राजस्व का 25% कर वसूला जाता था। और एक और था सरदेशमुखी, जिसमें कुल राजस्व का 9 से 10% वसूला जाता था। देखते ही देखते मराठों ने मुगल साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। जो मराठा साम्राज्य था वो भी मुगलों को चुनौती देने वाला था। उसके बाद थर्ड जो आता है वह है जाट। जाटों ने भी अपनी शक्ति को मजबूत किया। राजा चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम के इलाकों पर नियंत्रण किया। जाट राजा सूरजमल के समय भरतपुर राज्य एक बेहद शक्तिशाली और समृद्ध राज्य के रूप में उभरा। तो स्टूडेंट, जो ये जाट समुदाय था, इनका नेतृत्व कर रहे थे राजा चूड़ामन। उन्होंने दिल्ली के पश्चिम के इलाकों पर नियंत्रण किया। और इसी के साथ ही जाट राजा सूरजमल के समय भरतपुर राज्य एक बेहद शक्तिशाली और समृद्ध राज्य के रूप में उभरा। तो इस प्रकार से जाटों ने भी मुगलों को काफ़ी चुनौती दी। उसके बाद हम देखेंगे एक भारत का नक्शा, जिसमें हम कुछ चीज़ों को दर्शाएंगे, जैसे मुगल साम्राज्य का नियंत्रण कहाँ कहाँ पर था, जिसको हम येलो कलर से दर्शाएंगे कि यहाँ पर मुगल साम्राज्य का नियंत्रण था। जैसे स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर दिख रहा है दिल्ली, आगरा, तो यहाँ पर मुगलों का काफ़ी नियंत्रण रहता था। उसी के साथ अब हम देखेंगे मराठा शक्ति, जो आपको स्टूडेंट्स ये ऑरेंज कलर में दिख रहा है क्षेत्र, यह मराठा शक्ति, यहाँ पर मराठों का शासन था, जिसमें हम देख सकते हैं जयपुर, ग्वालियर, इंदौर, पुणे, सूरत, नागपुर, यह क्षेत्र। उसके बाद जो एक सूबेदार थे हैदराबाद का जो क्षेत्र है, जो ब्लू कलर से रंगा हुआ है, यहाँ पर भी यह एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा था। तो यहाँ पर हैदराबाद को हम देख सकते हैं। और मैसूर, यह हैदराबाद का
क्षेत्र था जहाँ पर सूबेदारों ने अपनी शक्ति को काफ़ी मजबूत किया था। तो स्टूडेंट्स, यह चैप्टर इतना ही है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। पहले पॉइंट में हमने देखा मुगल साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण थे। इसमें सबसे पहला कारण था दक्कन की लड़ाइयाँ। मुगल जो थे वह दक्कन में की लड़ाइयों में ही उलझे रहे और जिनके कारण उनका पैसा भी खत्म हो गया, मुगल सेना भी परास्त हो गई। कमज़ोर उत्तराधिकारी, इसी के साथ विदेशी आक्रमण, विदेश से नादिर शाह जो था उसने आक्रमण किया था और यहाँ दिल्ली को लूटा था। सेकेंड पॉइंट है नए राज्यों का उदय। जो नए राज्य थे, कौन कौन से 3 राज्य थे? अवध, बंगाल और हैदराबाद। यहाँ सूबेदारों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया और यहाँ के राजा बन बैठे। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, चलो नीचे को देखते हैं। राजपूतों की वतन जागीरदारी। अब जो राजा थे, राजा जो उभर रहे थे सूबेदार के रूप में, उन्होंने जागीर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। पहले वो मुगलों के नियंत्रण में था, लेकिन अब वह इन सूबेदारों के नियंत्रण में आ गया था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि आमेर के जो राजा थे सवाई जय सिंह, उन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि मुगलों को कौन कौन सी नई ताकतें चुनौती दे रही थी। सिख समुदाय, मराठा समुदाय और जाट समुदाय। तो मैं आशा करती हूँ स्टूडेंट्स आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। और इसी के साथ कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आएगा आज का, तो उसका जवाब आप सभी को ज़रूर देना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नई अलग अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।